बात है, बहुत सारी चीजें करियर में आपके चॉइसेस पे होती हैं, आपके डिसीजंस पे होती हैं। हम आज जो मेहनत करते हैं, हम आज जो काम करते हैं, वो हमारा कल डिफाइन होता है उससे। और कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी चॉइस के बजाय लाइफ आपके लिए डिसाइड कर देती है, वो चांस होता है। तो ये चॉइसेस और चांस का जो मिक्सचर होता है ना, इसी से आपकी करियर और लाइफ डिफाइन हो जाती है। और जैसे कि मैं कहती हूँ, वही आपका पर्पस ऑफ लाइफ होता है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए आप जो भी कुछ करो, ये मत सोचो कि अभी ये कुछ हुआ तो मेरा लाइफ में आगे क्या होगा, या आज ये कुछ हो गया तो लाइफ में बस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम यहाँ हैं, हमें अपने करियर पे, अपने लाइफ पर कंटिन्यूअस वर्क करना होता है। मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, 10th स्टैंडर्ड तक मेरा था मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पढ़ाई में अच्छे थे तो मेरे टीचर ने मोटिवेट किया, कहा कि इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं जाती हैं। बिल्कुल अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ। तुम इंजीनियरिंग का एग्जाम क्यों नहीं दे रही हो, मैथ्स क्यों नहीं ले रही हो? मेरी मम्मी को और मुझे कन्विंस कर लिया एक दिन में। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर नहीं बनना है तो अब सर बोल रहे हैं तो आके मैथ्स पढ़ाई करते हैं। भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही और टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने इन्फोसिस में काम किया। इन्फोसिस जो देश की एक लीडिंग कंपनी है। उसके बाद में लगा अपना कुछ करना चाहिए, तो अपनी मैं मतलब बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि अपनी 2 स्टार्टअप कंपनीज रन करती हूँ आईटी में, दिल्ली में। और उसके बाद आज मैं आपके सामने बैंक के चेयरमैन के रूप में हूँ यहाँ पर। तो आप ये देखें, जो 20-25 साल की जो मेरा करियर रहा है, उसमें बहुत डाइवर्सिटी है। और अभी मुझे लगता है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत कुछ करना है। तो लाइफ आपको जहाँ पे ले जा रही है, लाइफ के हर फेज से आपको कुछ सीखना है और उसको अपने आगे वाले फेज में रखना है, अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। ये मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हम जो कुछ भी करें, इतनी अच्छाई से करें तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हो, कि हम लोग अभी बहुत सारी बैंकिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप में से कुछ लोग बैंकिंग प्रोफेशन में आ सकते हो, कुछ लोग और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं उसमें जा सकते हो, लेकिन जो भी करो पूरा अपना 100% और सिंसियरिटी से करो। और हमेशा ये सोचो कि जो कर रहे हो उससे हम समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसी मंत्रा को लेकर आगे काम करो। तो हाँ, अब बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स में अगर आप देखो तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो रहा है। आप लोगों में से, चलिए मैं आप ही लोगों में से पूछती हूँ, बैंकिंग के बारे में या बैंक्स के बारे में आप लोगों को क्या आइडिया लगता है कि बैंक क्या करता होगा? कोई भी, मतलब कोई भी बता सकता है बैंक क्या करता होगा? अगर मैं ही बात करूंगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन चलो मोनिका जी आप इसमें थोड़ा इन लोगों के पास में जाकर, हाँ आगे जाकर इन लोगों से पूछो और नोट भी करते रहो अगर इन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। बैंक्स बेसिकली अगर आप लोग देखो, ट्रेडिशनल बैंक्स क्या करते हैं? ट्रेडिशनल बैंक्स जो होते हैं हमारे, कि भाई आप पैसा डिपॉजिट करते हो, पैसा डिपॉजिट होता है वहां पर, उसके बाद आप उसमें आपको उस पैसे पे कुछ रिटर्न मिलता है। फिर आपको अगर किसी पैसे की आवश्यकता है तो वो आपको लोन्स देते हैं, उनके बोरोवर प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग इसी तरह से हमारे देश में, या हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी तरह से हो रही थी। मैं कहूंगी आज से 10-20 साल पहले तक। लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों में जो बैंकिंग क्षेत्र में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो हम किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर हमारे टेक्नोलॉजी के ड्राइव से प्रभावित हुआ है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि वो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एकदम पूरा चेंज हो रहा है। और जितनी तेजी से चेंज हो रहा है, हम सबके लिए, जो लोग बैंक में काम करते हैं, बैंक से जुड़े हैं, बैंक में काम करना चाहते हैं, किसी भी एसोसिएटेड से, क्योंकि बैंकिंग जो है ना, वो पूरा हमारा, आप सोचो कि देश का पूरा हर पर्सन बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हर पर्सन का एटीट्यूड, द वे वी डू बैंकिंग चेंज हो रहा है। एक आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस से पहले हम लोगों के देश में करीबन 600 बैंक थे। उसमें से कुछ रहे, कुछ नहीं रहे। उसमें से जो बहुत सारे बैंक हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले रहे, हमारा एक आरबीआई है, वो सेंट्रल बैंक है। अच्छा, एक बात और, जो भी मैं बात बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए जाएगा या हमारे बैंक में अप्लाई करेगा, तो जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एकदम अटेंशन देकर बातों को सुनना। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे बैंकर्स का बैंक कहा जाता है, सबसे मेन बैंक है, वो
35 में स्टार्ट हुआ था और इंडिपेंडेंस से अपने स्वतंत्रता से पहले जैसे मैंने बताया बहुत बैंक थे, उसमें से कुछ चले कुछ नहीं चले, लेकिन कुछ प्रमुख बैंक जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ जो अभी तक हैं, वो इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं। अगर आप बैंकिंग को उस समय का बैंकिंग आप इमेजिन करो कि कैसे हम बैंक करते थे, आप अकाउंट्स खुलवाया जाता था, कोई एटीएम नहीं था बहुत साल पहले तक, एटीएम्स नहीं थे, कोई डिजिटल पेमेंट्स क्लिक्स पे तो था ही नहीं, आप बैंक में जाते थे, टोकन सिस्टम भी नहीं था बहुत पहले, तो एक लाइन लगती थी, आपका ट्रांजैक्शन अगर पैसे निकालने होते थे तो वो भी आपको कैशियर पैसे देता था, पैसे किसी को देने होते थे तो चेक दिए जाते थे, कितने दिन लग जाते थे, कितना टाइम लगता था। कभी आपने इमेजिन करा है उस समय जब लोगों ने जो इमेजिन करा होगा कि ये जो सारी जो चीजें हैं अगर वो किसी के घर बैठ के अपने सिंपल एक फोन पे हमारा जो है ये क्लिक्स पे ये सारा काम हो जाए तो कितना आसानी हो जाएगी। वही ट्रांसफॉर्मेशन इस बैंकिंग क्षेत्र में आया है। तो मैं आप लोगों के लिए मतलब छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो बता रही हूँ कि हम लोग का 1970 से तो जो बैंकिंग का जो स्टार्ट हुआ था, जो ऑटोमेशन 1990 में हुआ था, और आज हम लोग जो हैं उसके बाद 1990 में हमारा लिबरलाइजेशन भी हुआ। आज 2000 के बाद हमारे इंटरनेट ट्रांजैक्शंस मतलब पिछले बस 20 सालों के सारे चेंजेस हैं जो आप लोग देख रहे हो। आप लोग बहुत ही एक लकी जनरेशन हो जो आप लोग आपके लिए ये सब चीजें एकदम यूजुअल हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर रहे हो तो ये तो एक मतलब एकदम नॉर्म है, अगर ये नहीं है तो बैंक क्या काम कर रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट है, आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आगे बढ़ रहे हो। तो अगर मैं आपको ये वाला बताऊं कि पूरा लैंडस्केप हमारा इसी तरह से चेंज हुआ, हमारे मोबाइल ऐप्स आए, अब हमारा यूपीआई पेमेंट आ गया है। अभी आपके कॉलेज के आसपास के आप किसी भी बिजी एक स्ट्रीट पे जाओ, वहां पर आप देखोगे चाहे वो छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, एक क्यूआर कोड हर किसी के पास होता है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्यूआर कोड हर किसी के पास होता है। अपने वॉलेट में 100 रुपए रखना, 10 रुपए रखना, 20 रुपए रखना, ये सब कितना कम हो गया है। ये सब बातों में मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि यही वो चीजें हैं जो अभी बदली हैं पिछले 10-15 सालों में, और चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आने वाले 10 सालों में चीजें और भी ज्यादा बदल जाएंगी। एंड यू आर दोज पीपल जो आप लोगों को उन चीजों को और आगे ले जाना है, उन चीजों को बनाना है आप लोगों को, और इन चीजों को कंज्यूम करना है। तो इसलिए आप ये बात देखो कि इन चीजों से क्या प्रूव होता है। इन चीजों से ये प्रूव होता है कि हम लोगों का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है हमारी कंट्री में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं, हर कोई बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गया है, तभी तो वो कैश नहीं ले रहा है, वो अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहा है। और इंटरनेट का प्रोपगेशन कितना ज्यादा हो गया है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि 2015 में, अब आप कहोगे क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन फिर भी 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव उस पे लॉन्च हुआ था कि अपने पूरे देश में जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं या गवर्नमेंट की जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट हम जो है एंड यूजर तक पहुंचा सकें। और आज हम लोग को 10 साल भी नहीं हुए हैं उस पूरी चीज को, उसका ऑन ग्राउंड पूरे कंट्री में, ये नहीं है कि मुझे आपको बताना है, मुझसे ज्यादा आप लोग उस चीज को यूज कर रहे होगे। यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड पेमेंट, मतलब हमारी जनरेशन या हम तो फिर भी कम करें, बट आप लोगों के लिए वो एक नॉर्म बन चुका है। तो दिस काइंड ऑफ चेंज दैट हैज हैपेंड, और जो हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचा है, उसने हमारे देश को डिजिटल पेमेंट्स में एक ग्लोबल लीडर्स बना दिया है। मैं आप लोग को अभी कुछ डेटा पॉइंट बताऊंगी। हमारे देश के हर पर्सन को एम्पावर किया है, यूपीआई पेमेंट्स जो हम लोग कर रहे हैं, और कोने कोने तक हम इस तरह से बैंकिंग को यूज कर रहे हैं। तो मैं बस एक ये डेटा पॉइंट मैं आप लोगों के लिए भी शेयर करना चाहूंगी कि डिजिटल पेमेंट्स जो हमारे यहाँ होते थे, हमारे यहाँ 17-18 में होते थे करीबन 2000 करोड़ रुपए के। आज अभी 23-24 में वो बढ़ के 18,000 करोड़ रुपए के हो गए। तो आप सोचिए 17-18 से लेकर 23-24 तक उसमें 40% से ज्यादा की वृद्धि हुई है इतने सालों में। और आगे किस डायरेक्शन में हमारी कंट्री मूव कर रही है, ये हम सबके लिए एज अ चेयरमैन ऑफ द बैंक, एज समवन हु इज वर्किंग इन द बैंक, अगेन आई एम सेइंग, एंड समवन जो एस्पायर करता है बैंक में काम करने के लिए, उसके लिए चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था कि पहले हमारे कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स थे, आप देखोगे हमारे यहाँ नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। बेसिक फंक्शनैलिटी सभी बैंक्स की सेम रहती है, लेकिन अपने कुछ आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं। आरबीआई ही सारे बैंक्स को गवर्न करती है, हमारे एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं। लेकिन अगर अभी आप देखो एक नए तरीके के बैंक्स ने जन्म लिया है, देयर इज समथिंग नोन एज नियो बैंक्स।
मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन नियो बैंक्स एक उस तरीके के बैंक्स हैं जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। वो बैंक सब कुछ डिजिटली करेंगे। ये बैंक्स बाहर हैं, इंडिया में भी स्टार्ट हो गए हैं, राइट मोनिका? हाँ, वी हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो भारत में भी चालू हो गई हैं। तो अगर आप अभी देखिए कि आज की डेट में हम 2024 में हैं, नियो बैंक्स भारत में हैं, तो आगे हम 2030 की बात करें या 2035 की बात करें तो नियो बैंक्स ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर होंगे, क्योंकि सभी ज्यादातर धीरे धीरे क्या होगा, ज्यादातर सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं जो अभी आप बैंक में फिजिकल ब्रांच में विजिट करते हो वो सब कुछ आपके डिवाइसेस पे आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम आपके हाथ में आ जाएगा। आई थिंक इंडिया में अगर आप देखो तो रेजर पे ये कर रहा है। एसबीआई का जो योनो, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट आल्सो नो इज कोलैबोरेटिंग विद देम। इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नियो बैंक एंड दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन इवॉल्विंग। मतलब टेक्नोलॉजी का बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रभाव है वो इसी तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब उसमें क्या है, हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि बैंकिंग की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो तो वैसे के वैसे ही है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है तो बैंकिंग क्षेत्र में हमारे ट्रेडिशनल जो रोल्स थे उनके साथ में नई नई संभावनाएं भी और आ गई हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी, हो सकता है उसमें से कुछ चीजें डायरेक्ट अभी आपके उस संज्ञान में हो या नहीं हो, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग ये सब चीजें बहुत सुनते होंगे कि नो साइबर अटैक हो गया, फिशिंग ईमेल्स आ रही हैं, हर कोई बोलता है लिंक पे क्लिक मत करो। ये सब कुछ इसलिए ही तो हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ आपके एसएमएस पे आ रहा है, हमारे केवाईसी भी बहुत जगह ऑनलाइन हो गए हैं। तो ये सब चीजों के लिए जब साइबर अटैक्स हो रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा एक मैं बोलूंगी अपॉर्चुनिटी बन के उभरा है बैंकिंग क्षेत्र में। क्योंकि अभी आप देखिए जो हमारा आईटी टीम और जो साइबर सिक्योरिटी टीम है उसके लिए बहुत सारे काम है। हमारे क्लाउड बेस्ड पे जो डेटा है, हम लोग बैंक में जो भी डेटा सेव जो स्टोर होता है वो सारा का सारा डेटा बहुत ही प्रेशियस डेटा होता है। डेटा को सेव करने के लिए आपको सब कुछ क्लाउड पे अच्छे से सब कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़नी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे बैंक में ये एक नए नए टर्म्स हैं, आरपीए करके एक ऑटोमेशन आया है जो लोगों को ये सब चीजों के सर्टिफिकेशंस होते हैं। जिन लोगों के पास इस चीज की नॉलेज रहती है या इस तरह के कामों में उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, उनको किसी भी बैंकिंग क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा चीजें रहती है। अपार्ट फ्रॉम, मैं बोल रही हूँ आपको ये तो पता ही होना चाहिए जो बैंकिंग में ट्रेडिशनल बैंकिंग डोमेन में क्या क्या हमारा रहता है कि भाई आप लोग बहुत सारे लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, कॉमर्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉमर्स के मिक्स स्टूडेंट्स होगा, राइट? तो आप लोगों को नंबर्स, आपको डिपॉजिट किया है, क्रेडिट किया है, ये सब तो पता ही है। लेकिन जो बात मैं आपको अभी स्ट्रेस कर रही हूँ वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो जैसे कोई चीज एकदम हॉरिजॉन्टल कट करता है कि अगर आप बैठ के लोन डिपार्टमेंट में भी हो फिर भी आपको इन चीजों का यूज करना पड़ेगा या इन चीजों की नॉलेज होनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज है तो बैंक्स की दृष्टि में एक ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज आपके पास रहेगा, आप बैंक के किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे होंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग तो वैसे बैंकिंग के प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम किस तरह से उन चीजों को यूज कर रहे हैं, हम किस तरह से उन चीजों को एंड यूजर तक पहुंचा रहे हैं, उस तरह के चैनल्स हमारे बड़े हैं, हमारी उस तरह की चीजें चेंज हुई हैं, नंबर 1। और नंबर 2, टेक्नोलॉजी के यूज के बाद अलग तरह के चैलेंजेस आए हैं। उन अलग तरह के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए हम लोगों को एक अलग तरह के स्किल सेट चाहिए। तो उस तरह का हमारा जो कार्य है बैंक्स में वो बहुत बदलाव आया है उस तरीके से। इसमें आप लोगों को, जैसे मैं एक और ये भी बात बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों को, अच्छा अगर आप लोगों में से कोई भी इस तरह की मुझे बताना चाहता है कि अगर आप लोग सोचते हो कि एक बैंक है वो किस तरीके से काम करता है, या बैंक में किस किस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, या किस किस तरह की प्रोफाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ कोई भी किस तरह का नॉलेज है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि लगता है बैंक में किस तरह के रोल्स होते होंगे या किस तरह के डिपार्टमेंट्स होते होंगे जिनमें काम होता होगा, कोई भी, ये बैंक में किस तरह के लोग मतलब क्या करते होंगे बैंक में बैठ के। मोनिका मैम जाती हैं रोज सुबह 9 बजे पहुंच जाती हैं, तो मोनिका मैम क्या करती होंगी वहां पर?